तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जिन लोगों ने डेली एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, किसी भी इंस्टीट्यूट के नहीं सॉल्व किए, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, यदि आपने कर लिए और आप चाहते हैं हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू देखें ताकि हमें एक्स्ट्रा कुछ मिले, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मत देखिए अगर आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो मंथ के एंड पे ये वीडियो देख सकते हैं। हम ऐसे वीडियो हर मंथ के एंड पे लाएंगे, ठीक है। कंप्लीट एमसीक्यू होंगे, डेली वाइज एमसीक्यू। यदि आप ये एमसीक्यू खुद भी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कीजिए www.chapterwisemcq.com, ठीक है। उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे डेली वाइज एमसीक्यू ये ऑलरेडी अपलोडेड है, आप खुद भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो से कवर करना चाहते हैं तो वीडियो से कवर कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला आपका फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन होगा। यदि आपने एमसीक्यू किसी और इंस्टीट्यूट को सॉल्व किया है, हमारे भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन होगा, मंथली का एमसीक्यू रिवाइज होगा, ठीक है। सेकंड, आपको एक्स्ट्रा थिंग मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि महीने का है, 31 दिन का है, ठीक है, और रोज़ के 5-5 एमसीक्यू लगा लीजिए तो आप कितने हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने बीच में ब्रेक भी रखा है, उस ब्रेक में आप क्या कीजिए, सिर्फ अपना जो उस ब्रेक को फॉलो कीजिए, तो आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यू अपलोड है, ठीक है, जैसा कि होता है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहला स्टेटमेंट कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। द कमीशन हैज़ पावर रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द कमीशन हैज़ पावर इशूइंग समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू कंसर्न स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एक बार हिंदी में देख ले तो और अच्छे समझ आएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। सेकंड कहता है आयोग के पास किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करने की शक्तियाँ हैं। आयोग के पास गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करने का अधिकार है। चौथा कहता है आयोग संबंधित राज्यों को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सही उत्तर बताना है आपको, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। 1 2 3 देखते 4 क्यों गलती है हमारा। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि द कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कहा था कि जो कमीशन जो है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है कंसर्न स्टेट को, मतलब कि जिस स्टेट में इशू है उस स्टेट को प्रेजेंट करती है। तो ऐसा नहीं है, कमीशन अपनी रिपोर्ट करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, और जो प्रेसिडेंट है रिपोर्ट करता है स्टेट गवर्नर को, ठीक है, ठीक है। मंडल के जजमेंट में क्या हुआ था 1992 वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन करना चाहिए ताकि वो बॉडी जो है एग्जामिन कर सके जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कंप्लेन को, ठीक है। उसी के लिए जब 1992 में ये कहा गया मंडल के जजमेंट में, तो 1993 में क्या हुआ कि एनसीबीसी को सेटअप किया गया, ठीक है। और इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें होते हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ऑप्शन है अलग अलग टॉपिक के। तो पहला कहता है कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज एंड द कस्टमर्स of a cooperative bank are also its owner. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है यूबीसी रेडिएशन इज नॉन
disinfectant for air, water and non-porous surfaces. UVC radiation has never used to reduce the spread of bacteria such as tuberculosis. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है नेशनल आयुष मिशन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। हिंदी भी देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं और सहकारी बैंक के ग्राहक भी इसके मालिक होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है यूवीसी विकिरण हवा, पानी और गैर छिद्रपूर्ण सतहों के लिए एक ज्ञात कीटनाशक है। यूवीसी विकिरण का कभी भी तपेदिक जैसे बैक्टीरिया के प्रसार को कम करने के लिए उपयोग नहीं किया गया है। तीसरा, राष्ट्रीय आयुष मिशन केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, सही उत्तर बताना है हमें। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। 1 और 3 ठीक है, सेकंड क्यों गलत है देखते हैं। और जो यूवीसी रेडिएशन का इस्तेमाल जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये भी देखा गया है कि जो हमारा ये जो सार्स कोरोना वायरस जब आउटर प्रोटीन की कोटिंग कर देता था, तो इसको डिस्ट्रॉय करने में भी यूवीसी रेडिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और सार्स कोरोना वायरस जो है डिफरेंट है सार्स कोविड-2 वायरस से, ये भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और एक पॉइंट और है इसमें, जो आपका जो सार्स कोविड-2 वायरस चल रहा है ना, और जो हमारा ये यूवी रेडिएशन है, ये इसको भी आपका जो है इनएक्टिवेट करने में बहुत बड़ा योगदान यूवीसी रेडिएशन का भी है। ठीक है, वो इसको भी इनएक्टिवेट कर सकता है, सार्स कोविड-2 वायरस को भी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? एक फाइनेंशियल एंटिटीज़ है। ठीक है, और ये किसको बिलोंग करता है? ये उसी के मेंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, मेंबर ही इसमें जो होते हैं कस्टमर होते हैं, और मेंबर ही इसमें जो होते हैं इसके ओनर होते हैं। और जो ये बैंक होते हैं ना, ये वाइड रेंज प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बैंकिंग के लिए और फाइनेंशियल सर्विस के लिए। और इंडिया में जो आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, वो रजिस्टर किए जाते हैं अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, वो रेगुलेट किए जाते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। और गवर्न किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्न किए जाते हैं आपके जो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जरिए। ठीक है, और एक क्या रहता है बैंकिंग लॉ एक्ट 1955 के जरिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख भी सकते हैं। 2 के जरिए गवर्न किए जाते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जरिए और बैंकिंग लॉ एक्ट 1955 के जरिए। ठीक है, और यदि आपको कोऑपरेटिव बैंक का पता करना है कि इसको पहचाना कैसे जाता है, तो उनके बीच में कोऑपरेटिव बैंक लिखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक है आपका भारत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जनता कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आयुष मिशन के बारे में भी था, तो पहले तो बता दो आयुष जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है ना, वो है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव कम पैसे में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। कैसे? अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना और जो अपग्रेड करना आयुष हॉस्पिटल को। ठीक है, डिस्पेंसरी को। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। तो ये जो नाम दिए हुए हैं इनको अपग्रेड करना और इनमें जो है सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया था? डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के द्वारा।
और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है। और जो अभी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में क्या फ़र्क होता है? तो जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है ना, वो जो होती है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन, दोनों अपने जो जो अमाउंट होती है वो डिवाइड करके काम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो पूरी 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी द्वारा की जाती है। ठीक है। जैसे कि आपने एक इसकी वो देखा होगा, स्कीम देखी होगी, नमामि गंगे, नेशनल गंगा प्लान और या भारत नेट, ये सारी जो स्कीम थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है ये आगे और डिवाइड हो जाती है। डिवाइड किस में होती है? कोर ऑफ द कोर स्कीम में, कोर स्कीम में और ऑप्शनल स्कीम में। जो आपकी मनरेगा है ना, जिसे आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहते हो, वो आपकी आती है कोर ऑफ द कोर स्कीम में। ठीक है। या जितनी भी आपकी जो अम्ब्रेला प्रोग्राम होती है ना, अम्ब्रेला स्कीम्स होती है, वो भी कोर ऑफ द कोर स्कीम में आती है। ठीक है। हिंदी वालों के लिए पॉइंट है, अगर आप उससे नहीं समझ आता आप ये भी पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, MCQ सॉल्व कीजिए, फिर उसके नीचे सोर्स लिखा होगा, सोर्स पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। पहला, इफ़ द प्राइस ऑफ वन गुड्स हैज़ गॉन अप इट इज़ इन्फ्लेशन। सेकंड कहता है इन्फ्लेशन ओनली इफ़ द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव गॉन अप। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। हिंदी में एक तो अच्छे से समझ आएगा। मुद्रास्फीति के संबंध में कथन विचार करें। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो वह मुद्रास्फीति है। सेकंड, मुद्रास्फीति तभी होगी जब अधिकांश वस्तु के दाम बढ़ गए हों। करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। इन्फ्लेशन तब होता है जब ज़्यादातर गुड की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? जब जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है और वो सस्टेन करता है ओवर टाइम, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। ये भी सेम ही दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स विच आर मार्केट इंस्ट्रूमेंट और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कहता है अ बॉन्ड इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी विच बोरोज द फंड फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट वेरिएबल और फिक्स इंटरेस्ट रेट। थर्ड कहता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स IIB are bonds wherein both coupons flows and principal amount are protected against inflation। करेक्ट आंसर बताना। हिंदी में एक तो और अच्छे समझ आएगा। ट्रेजरी बिल या टी बिल जो मुद्रा बाजार के साधन है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं। एक बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक एक इकाई को पैसा उधार देता है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक चर या निश्चित ब्याज दर पर धन उधार लेता है। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड IIB ऐसे बॉन्ड है जिनमें कूपन प्रवाह और मूलधन दोनों ही मुद्रास्फीति सुरक्षित है। सही कथन बताना आपको। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी है सारे स्टेटमेंट। तो ट्रेजरी बिल के बारे में आपको तो पता चल गया कि ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म डेब्ट है। शॉर्ट टर्म डेब्ट है ट्रेजरी बिल। ठीक है। और जो इसमें मैक्सिमम टेनर होता है ना, मैक्सिमम टेनर होता है इसके अंदर, वो होता है 364 दिन का। ट्रेजरी बिल में याद रखना है 364 दिन का मैक्सिमम टेनर होता है। और ये अवेलेबल भी होता है, किस पे अवेलेबल होता है? जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी अवेलेबल होता है। ठीक है। जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी ये ट्रेजरी बिल आपको मिल सकता है। ठीक है। अगला था आपका बॉन्ड्स था। ठीक है। और जो ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है आपको? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और आपका जो है ट्रेजरी बिल तीन टाइप्स के
4 टाइप्स के ट्रेजरी बिल इशू करती है एक्चुअली। एक करती है 14 दिन के लिए, ठीक है। एक तो आपको पता चलेगा 364 इसका मैक्सिमम दिन होता है, ठीक है। एक करती है 91 दिन के लिए, एक करती है 182 दिन के लिए, और एक करती है 364 दिन के लिए, ठीक है। 364 तो आपका मैक्सिमम हो गया, जो आपको पता ही था पहले भी, ठीक है। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स के जरिए क्या करती है कंपनियां, जो आपका जो है ना ऋण उत्पन्न करती है, ठीक है। मतलब अब बॉन्ड इश्यू करती है होल्डर को, होल्डर फिर उन्हें पैसे देता है। तो इससे जो कंपनी होती है अपने जो बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठा करती है। जैसे कि आपने बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स के जरिए जो आपके जो बोरोअर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एक्सटर्नल डेप्ट मिल जाता है, बाहर से मार्केट से डेप्ट मिल जाता है, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या मिलता है, और जो बॉन्ड्स होते हैं आपको कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। बॉन्ड्स का मतलब इंडिया में क्या है कि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? जो इशू कर रहा है उसके बीच में, और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बीच में। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड का इंडिया में। इसमें क्या है, जो इशू करता है वो क्या, इसमें क्या गारंटी है? गारंटी है कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को जो बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू होगी, बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू होगी, उस पे जो होगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड किसे कहते हैं? तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ना, ये जो आपका CIB था उसी का नेक्स्ट वर्जन है। CIB मतलब कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, उसी का नेक्स्ट वर्जन है। और तो इसमें नए वाले में IIB में क्या मिला है आपको? IIB में आपको ये मिला है कि इसमें आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिला है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिला किस पे? प्रिंसिपल के अमाउंट पे और कूपन पेमेंट पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे। इस पे आपको क्या मिला है? प्रोटेक्शन मिला है। इन्फ्लेशन के समय जब कुछ इन्फ्लेशन आएगा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पे एक प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। और जब बॉन्ड्स आपका मैच्योर हो जाएगा, तो जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उस समय फेस वैल्यू पे, वो आपको पे किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, यदि आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट की लिंक पे जाइए, और इस MCQ को निकाल के यहाँ पे एक लिंक दिया होगा RBI करके, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा आपका उस पर डेटा आपको मिल जाएगा। उसको एक बार रीड कर लेंगे तो फिर आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 कंट्रीज मेंबर्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद कैस्पियन सी। 4 कंट्रीज़ का ग्रुप बना रखा है, इसमें बताना कौन कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। यही हिंदी में सेम ही है, तो आप आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर है D, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान है, ठीक है। ठीक है, वैसे तो 5 कंट्रीज़ है, ऑप्शन में 4 ही थे, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान है, ठीक है, जो अपनी शेयर करते हैं बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ। एक बार कैस्पियन सी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे देश से यदि आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है कैस्पियन सी, ठीक है। ये आपका आ गया कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के आप कंट्री देख ले तो यहाँ आपका हो गया ईरान, ठीक है। ये आपका ईरान हो गया, फिर आपका यहाँ पे ये आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये आपका ईरान हो गया, ठीक है। फिर आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर आपका अजरबैजान हो गया। ध्यान रखना जॉर्जिया नहीं है, उज्बेकिस्तान भी नहीं है आपका, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ये कजाकिस्तान हो गया कैस्पियन सी का, फिर आपका ये रसिया वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा रसिया वाला आ गया आपका।
इसी के क्रॉस करेंगे तो आपका ब्लैक सी आ जाता है, ठीक है। ब्लैक सी का क्या है कि आपका जॉर्जिया का क्या है, ब्लैक सी से है, कैस्पियन सी से नहीं है, ठीक है। कैस्पियन सी से क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका अजरबैजान का एरिया आ जाता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका रसिया वाला आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 1 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी का नाम बताना हमें। पहला स्टेटमेंट कहता है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस एंड दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कहता है दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडिंग एंड एडहोक। द स्टैंडिंग आर ऑफ अ परमानेंट नेचर वाइल एडहोक आर ऑफ अ टेम्पररी नेचर, ठीक है। तीसरा कहता है दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंसेस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। करेक्ट आंसर बताना हमें। एक बार हिंदी में देख लेते हैं और अच्छा समझ आएगा। मंत्रिपरिषद समितियों के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। सेकंड, वे दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समिति स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि तदर्थ एक अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है वे प्रधानमंत्री द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। सही उत्तर बताना है। दोनों के ये ऑप्शन यही है, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, 2 और 3 ठीक है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो यहाँ कहता है आपका स्टेटमेंट कि दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो भीम यूपीआई इज़ पायनियर्ड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड, NPCI is an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India. तीसरा कहता है NPCI is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Bank Association. करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में देख ले तो अच्छा समझ आएगा। भीम UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अग्रणी और विकसित है। सेकंड, NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। तीसरा, NPCI भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। सही उत्तर बताना है आपको। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। भीम UPI का मतलब क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। NPCI क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किसके लिए, जो रिटेल की जो पेमेंट और सेटलमेंट होती है उसको ऑपरेट करने के लिए। ये इनिशिएटिव किसका, NPCI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का है। और किसके अंडर आता है NPCI, अंडर आता है आपका प्रोविज़न ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। और ये एक्ट क्यों आया था, एक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि एक अच्छा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आए पेमेंट और सेटलमेंट के लिए, ठीक है। और ये कौन सा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसके अंडर आता है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 25 में आता है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए इंडिया में, ठीक है। कैसे, एक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जरिए, ठीक है। और इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का फोकस है कि जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा देना, ठीक है, ताकि ये सिस्टम जो है अच्छा काम कर सके, ठीक है।
उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो और जो पेमेंट सिस्टम की जो रीच हो वो ज़्यादा दूर तक जाए, लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुंदरबन। सुंदरबन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताना है। पहला कहता है सुंदरबन इज अ मैंग्रोव एरिया इन डेल्टा फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट कंटेन्स द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तीसरा कहता है दिस इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहैबिटेटेड बाय टाइगर। करेक्ट आंसर बताना। हिंदी में एक तो अच्छा समझ आएगा। सुंदरबन के संबंध में कथन विचार करें। पहला, सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, सेकंड, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तीसरा, यह विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जिसमें बाघों का निवास है। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट के आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है। सारे स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ट्रेजरी बिल और टी बिल विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अ बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन मनी टू एन एंटिटी which borrows the fund for a defined period of time at a variable or fixed interest rate. तीसरा, inflation index bond IIBs are bonds wherein both coupons flows and principal amount are protected against inflation. करेक्ट आंसर बताना। मैं एक बार हिंदी में देख लेते तो और अच्छे समझ आएगा। पहला कहता है ट्रेजरी बिल या टी बिल जो मुद्रा बाजार के साधन है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन है। सेकंड, एक बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक एक इकाई को पैसा उधार देता है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक चर या निश्चित ब्याज दर पर धन उधार लेता है। तीसरा, मुद्रास्फीति अनुक्रमित ब्रांड IIB ऐसे ब्रांड है जिसमें कूपन प्रवाह और मूलधन दोनों ही मुद्रास्फीति से सुरक्षित है। सही आंसर बताना आपको। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर डी है दोस्तों। क्वेश्चन 5 कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 कंट्रीज स्टेट्स मेंबर्स शेयर देयर बाउंड्री विद मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बारे में बताना। मिजोरम के साथ कौन कौन सी जो स्टेट और कंट्री जो है बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर डी है आसाम, मणिपुर, बांग्लादेश और त्रिपुरा। ठीक है, तो मिजोरम के साथ कंट्री कौन कौन सी, म्यांमार और बांग्लादेश। स्टेट त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम। पहला, प्रसाद हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। The objective of holistic development of identified pilgrimage and heritage destinations. तीसरा कहता है it is a centrally sponsored scheme fully financed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकरेक्ट आंसर बताना आपको। एक बार हिंदी में देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। प्रसाद योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है प्रसाद का शुभ आरंभ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास इसका उद्देश्य है। तीसरा कहता है यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वित्त पोषित मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगी इसकी। आप इसका वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रसाद की फुल फॉर्म देख लेते हैं। कहता है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है,
ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। अब हमें प्रसाद लगता है, खाने का लगता है, तो हमें लगता है कि ये किसी फूड से रिलेटेड मिनिस्ट्री ने किया होगा, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया था 2014-2015 के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आइडेंटिफाई करना पिलग्रिमेज को और हेरिटेज डेस्टिनेशन को और उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ठीक है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फाइनेंस की जाएगी फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और प्रसाद का एक और ऑब्जेक्टिव है कि क्या करना है इन्हें कि जो पिलग्रिम साइट्स है उसे इतना अट्रैक्टिवनेस बनाना है कि जो वो एक टूरिस्ट हब बन जाए, ठीक है। लोग वहाँ विजिट करने आए, वहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। जैसे और जो प्रमोट करें लोकल आर्ट को, कल्चर को, है ना, हैंडीक्राफ्ट को, इन सबको प्रमोट करें वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। पहला कहता है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउसेस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। सेकंड कहता है इट इज़ रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। तीसरा कहता है पार्लियामेंट इज़ परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द डिस्कशन ऑन एन अर्जेंटमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें कौन सा है। एक बार हिंदी में देखते और अच्छे से समझ आएगा। स्थगन प्रस्ताव के संबंध पर कथन पर विचार करें। पहला, इसे तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। सेकंड, इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है। तीसरा, संसद को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलनी चाहिए। सही उत्तर बताना मैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सी है, ये वाला 1 2 4 ठीक है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्यों गलता वहाँ पे, वो इसलिए गलता क्योंकि उसमें कह रखा था पार्लियामेंट को परमिटेड है कि वो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सके, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट में तो फिर आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाता है, तो राज्यसभा को तो परमिटेड नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ये एक मैटर से ज़्यादा कवर नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। ये कौन से मैटर उठा सकता है अर्जेंटमेंट मोशन, ये उठा सकता है जो डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो और पब्लिक इम्पोर्टेंस के हो, उन मैटर को ये उठा सकता है। ये क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के लिए नहीं उठाया जा सकता। इसका इस्तेमाल उस सेशन के लिए नहीं किया जा सकता जो सेशन सेम सेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। ये उन मैटर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा है उसका, ठीक है, कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है उसका। जो क्वेश्चन डिस्टिंक्ट मोशन में उठाया जा सकता है वो क्वेश्चन यहाँ इसमें इसके ज़रिए नहीं उठाया जाएगा, ठीक है, नहीं उठाना जाना चाहिए। और ये रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्पेसिफिक मैटर में, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए और जनरल टर्म में इसे फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए। एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं इसे। पहला कहता है इसमें एक से अधिक मामले शामिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसे एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यावश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो। इसे विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसे इस मामले को, यहाँ हम अर्जेंट मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्जेंट मोशन की बात कर रहे हैं। इसे उस मामले पर फिर से चर्चा नहीं करनी चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा हुई हो। इसे किसी ऐसे मामले से निपटना नहीं चाहिए जो न्याय द्वारा निर्णय के अधीन है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए जो किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर उठाया जा सके। इसे हाल ही की घटना के एक विशिष्ट मामले तक सीमित रखा जाना चाहिए और सामान्य शब्दों में तैयार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है
Neurological disorder involves damage to the nervous system that results in some mental or bodily function loss. सेकंड कहता है pardoning power of president is to be exercised by the president on the advice of council of minister. The president is bound to give reason for this order. तीसरा Pondicherry shark is critical endangered in IUCN list. IUCN स्टेटस इनकरेक्ट आंसर बताना हमें। एक बार हिंदी में देखते हैं और अच्छा समझ आएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कहता है तंत्रिका संबंधी विकारों में तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मानसिक या शारीरिक कार्य हानि होती है। सेकंड, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। पांडिचेरी सार्क आयुष्यन स्थिति में गंभीर रूप से घोर संकटग्रस्त है। हमें गलत उत्तर बताना है इसमें कि कौन कौन से आंसर होंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 1 और 2। 1 और 2 मतलब 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट ठीक है। पांडिचेरी एक क्रिटिकल इंडेंजर है। पांडिचेरी सार्क एक क्रिटिकल इंडेंजर है आयुष्यन की लिस्ट में। तो पढ़ लेते हैं इसे एक बार। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? देखो आपने एक बीमारी सुनी होगी अल्जाइमर्स डिजीज़। अगर आपको पता नहीं तो इसका मतलब होता है वो बीमारी जिससे हम भूलने लगते चीज़ें। अल्जाइमर डिजीज़ आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी ना, ठीक है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। और जो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। अब इस अल्जाइमर में क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक है। और ब्रेन सेल जो होता है वो बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से हम भूलने लगते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल बता दूं मैं आपको नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। आप देखते होंगे हेडेक डिसऑर्डर, ये भी इसका एग्जांपल है। और कौन से होते हैं, एक है आपका ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, ये भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और अगर आप डेटा की बात करें ना, तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिजीज़ है ना, तो भारत में जितनी भी डिजीज़ है ये 10% बर्डन भारत के ऊपर डालता है। ये 10% बर्डन डालता है भारत में सभी डिजीज़ का, मतलब इसका 10% योगदान है भारत में जितनी भी डिजीज़ हैं। और सेकेंड स्टेट में हमारा क्यों कहते हैं, कहता है पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं करता है, वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे करता है। और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो रीज़न दे किसी को कि ये मैंने क्यों किया है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो हमारा आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 है वो क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट ग्रांट कर सके पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशन, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो ये आर्टिकल 72 में है। पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली उसको माफ़ कर देना, ठीक है। जिसको पनिशमेंट मिली हो कम्प्लीटली माफ़ कर देना, सारे सेंटेंसेस से, पनिशमेंट से, है ना। और कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कोई उसे एक बहुत मतलब टफ़ पनिशमेंट मिली है उसे एक लाइटर फॉर्म में कर देना, ठीक है। टफ़ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कर देना। रेमिशन का मतलब क्या होता है, रेमिशन का मतलब होता है उसके जो पनिशमेंट है उसके पीरियड को कम कर देना, ठीक है। जैसे अगर 2 साल की सज़ा मिली है तो उसे 1 साल कर देना, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट का मतलब होता है
जो उसे ओरिजिनल पनिशमेंट मिली है, जो उसे ओरिजिनल पनिशमेंट मिली है उसको कम कर देना, ठीक है, उसको कोई और पनिशमेंट दे देना, ठीक है। और रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है, ये स्पेशली आता है आपका डेथ सेंटेंस में, जैसे डेथ की सज़ा मिली होती है उसे टेम्परेरी पीरियड के लिए कम टाल देना, स्टे लगा देना, ठीक है। ये सब आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है, ठीक है, आर्टिकल 72 में मिली हुई है। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। पहला स्टेटमेंट कहता है इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन बॉडी ऑफ ICID। सेकंड कहता है ICID इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, ड्रेनेज एंड फूड मैनेजमेंट। तीसरा कहता है इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। करेक्ट आंसर बताना आपको, एक बार हिंदी में लिख लेते और अच्छे समझ आएगा। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ICID की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ICID सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया भर के विशेषज्ञों का एक पेशेवर नेटवर्क है। तीसरा, भारत सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का एक संस्थापक सदस्य है। सही आंसर बताना में वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, आपको 4 पॉइंट तो पता ही चल गए। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या देखती है? इरिगेशन देखती है, ड्रेनेज सिस्टम देखती है, फ्लड मैनेजमेंट देखती है, ठीक है, और प्रमोट करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट को। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ICID का ही फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। और इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो इंडिया को ये अपनी जो है INCID उसमें रिप्रेजेंट करती है, ICID में। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 कंट्रीज मेंबर्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ बताना है कौन कौन सी, क्योंकि अफ़गानिस्तान आपको पता ही है रिसेंटली अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर डी है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान है। और ये क्वेश्चन क्यों आया? तो आपका पता ही है कि अभी अफ़गानिस्तान पहले देख लेते हैं। तो ये बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। वैसे जो आपने देखा होगा ऊपर कश्मीर के ऊपरी साइड का हिस्सा जो हमारा अफगानिस्तान से लगता है वो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो वो भी अगर वो होता तो हमारा बाउंड्री लगता अफ़गानिस्तान से, ठीक है। वेस्ट साइड में है आपका ईरान है, फिर आपका नॉर्थ में है सेंट्रल एशियन स्टेट्स लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। अभी अफ़गानिस्तान वाला क्वेश्चन क्यों आया है? तो आपको पता ही है रिसेंटली अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में एक तरह से सिविल वार स्टार्ट हो गया अफ़गानिस्तान में, ठीक है। क्योंकि जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नाटो जो है, जो इनका अलायंस है वो वहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में जो थी है आपके जो अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान, उनको छूट मिल गया, ठीक है। तो वहाँ एक गृह युद्ध चल रहा है। तो अगर आप जियो पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी नेबरिंग भी है और इसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र भी है, ठीक है। और रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो अफ़गानिस्तान के जो आपके जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो पाकिस्तान में है ना, अफ़गानिस्तान की हर कंट्री के डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री में होते हैं। तो उस जो डिप्लोमेट्स थे ना, उनकी बेटी को अगवा कर लिया पाकिस्तान में, ठीक है। और फिर अगवा करने के बाद उन्हें बहुत देर बाद छोड़ा गया।
तो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हमारे रीजन में, ठीक है। तो ये रीजन जो है हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर आपका थोड़ा सा मिडिल ईस्ट वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है उड़ान स्कीम, जिसको कहते हैं हम उड़े देश का आम नागरिक, इज़ जॉइंटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड आदि परीक्षण पोर्टल। थर्ड, उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस is developed by Ministry of Electronic and Information Technology and National E-Governance Division to drive mobile governance in India। करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में देखते हैं, अलग अच्छे से समझ आएगा। उड़ान योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। सेकंड, शिक्षा मंत्रालय के आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तीसरा, उमंग जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। सही आंसर बताना हमें, ठीक है। तो दोस्तों आप जो देखते होंगे कि इसमें हम जो थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन भी देते हैं किसी टॉपिक का, तो हर टॉपिक का डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर डीप एक्सप्लेनेशन देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हाँ इस टॉपिक में कुछ ऐसा था। और आपको जो आपने जो पूरा जो किसी भी रेफरेंस किया होगा, किसी भी बुक को या किसी भी मैगज़ीन को, तो आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे और आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा तरीका यही है कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं रिवीजन भी वहीं से करनी चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक को वहीं से करना चाहिए रिवीजन भी, क्योंकि आप जो चीज़ देखते हैं ना तो फिर आपके माइंड में बैठ जाती है कि हाँ मैंने ये उस बुक से पढ़ा। लेकिन आप एक टॉपिक को 2-3-4 बुक से या इंटरनेट से पढ़ते हैं, फिर वो रिकॉल करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है कि आपने एग्जैक्ट कहाँ से पढ़ा था, क्या लैपटॉप से पढ़ा था, मोबाइल से देखा था, या इस मैगज़ीन से देखा था, उस मैगज़ीन से देखा था, ठीक है। तो वही करना चाहिए, जो जिस एक सोर्स से पढ़िए तो उसी को देखिए और उसी से रिवाइज़ कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं होती। सिर्फ आप उसमें देखिए कि मेरा ऑप्शन गलत क्यों है, बस। उस टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए आप अपने मेन सोर्स पे जाइए, अपने मेन सोर्स को फॉलो कीजिए, उस सोर्स को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक बात बैठेगी कि नहीं, मेरा जो मैंने जो पढ़ा है वो उस वाली बुक में पढ़ा है, और वो आपको याद भी नहीं होगा ना, फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने उस बुक में देखा था, उस बुक में ऐसा था, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर डी है, 1 और 3 ठीक है। सेकंड की गलती देखते हैं। जो आदि परीक्षण पोर्टल है ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा, ठीक है। क्यों किया गया है? ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके ट्राइबल लोगों की, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ठीक है। ये एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल से रिलेटेड है, टेरिफाइड, ठीक है, इन सब के द्वारा मिलके इस चीज़ को चलाया जाएगा। इस पोर्टल में क्या होगा? पोर्टल में होगा एक तरह से डेटाबेस होगा, ठीक है। और डेटाबेस होगा किसका होगा? ट्रेनी का होगा, ट्रेनर का होगा, रिसोर्स पर्सन का होगा, ठीक है। इन सबको क्या होगा? जो ट्रेनी होगा उनके लिए कोर्स मटेरियल अवेलेबल होगा, वो चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे पोर्टल से, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपका, जो ADI प्रशिक्षण पोर्टल है ना, वो डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा। कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया? UNDP। तो अब इसका इंटरनेशनल रोल भी हो गया। और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा, ठीक है। अब इसमें इंटरनेशनल रोल आ गया तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उमंग के बारे में देख लेते हो थोड़ा सा।
उमंग जो है हमारा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। ये डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा किया गया। इनका काम क्या है? इनका काम है कि इंडिया में मोबाइल गवर्नेंस लाए। ठीक है, जो सारे काम आपके जो मोस्टली काम जो मोबाइल से हो सके वो मोबाइल से हो जाए। ठीक है, उमंग क्या करेगा? उमंग आपको एक प्रोवाइड करेगा सिंगल प्लेटफॉर्म भारत के नागरिक को, ताकि वो अपना जो जो गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो एक्सेस कर सके। ठीक है, उमंग का बेनिफिट क्या है? उमंग का बेनिफिट होगा कि आपका जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको एक प्लेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा जैसे आपका ई लॉकर होता है ना, जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, वैसे ही कुछ। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में सारी सर्विस आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगी। ये बेनिफिट है उमंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान सारथी। पहला कहता था प्लेटफॉर्म किसान सारथी वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी टू फैसिलिटेट farmer to get right information at right time in their desired language. Third, farmers can avail personalized advisories on agriculture and allied area directly from scientists of कृषि विज्ञान केंद्र through digital platform. करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में लिख ले तो अच्छे समझ आएगा। किसान सारथी के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला, किसान कृषि मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया गया है। सेकंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी से किसानों को उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तीसरा, किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सके। सही उत्तर बताना, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। दोस्तों ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। तो किसान सारथी के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट आपका पक्का होगा। ठीक है, तो यही देखा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म किसान सारथी, जो कि फार्मर को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन देगा सही समय पे और उन्हीं की लैंग्वेज में। ठीक है, तो मतलब इसमें भारत की सारी लैंग्वेज ऐड होगी, है ना। ये लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि हमें अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 23rd ICAR फाउंडेशन डे के। इसमें क्या होगा कि जो फार्मर होंगे वो डायरेक्टली साइंटिस्ट, जो कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट होंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उनसे सलाह मशवरा ले सकेंगे कौन सी बीज हमें किस समय करना चाहिए, कितना खाद कितना पानी देना चाहिए, जो भी रिलेटेड जो फार्मर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उससे ले सकेंगे। इससे क्या होगा कि उन्हें ना पहले से आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि इस चीज़ में हमें इतना बेनिफिट हो सकता है। अब जब टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होगा, ठीक है, रिमोट एरिया में, मतलब जो गांव देहात होगा जहाँ पे मतलब कि आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच जाएगी। ठीक है, अब जब फार्मर को इशू होगा वो साइंटिस्ट से सीधा कांटेक्ट करेगा, साइंटिस्ट से कांटेक्ट करेगा तो वो उसका निवारण देगा, उसे है ना, सॉल्यूशन देगा। तो उसको फार्मर को ना किसी और पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप किसी और पे तो रिलाई कर सकते हैं, करेंगे तो आपको धोखा भी मिल सकता है। लेकिन जब साइंटिस्ट से बात करेंगे तो साइंटिस्ट से आपको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या, वो आपको अच्छी सलाह देगा, और अच्छी सलाह देगा तो फिर आपका जो अच्छी खेती होगी वहाँ पे। ठीक है, मिनिस्टर ने कहा है ICAR साइंटिस्ट से कि आप ऐसी व्यवस्था तैयार कीजिए कि जो फार्मर के जो क्रॉप्स हो सीधा फार्मर के गेट से आपके वेयर हाउस मार्केट तक आ जाए। ठीक है, जहाँ वो अपने प्रोडक्ट को मिनिमम डैमेज के रूप में बेच सके। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला कहता है द हबल इज आर्टिफिशियल मून विच विल बी लॉन्च बाय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन 2022।
Indian golden gecko is least concerned in IUCN Red List and it is listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act. तो तीसरा स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस। ये तीनों डिफरेंट टॉपिक के पार्ट है, ठीक है। तो हिंदी में एक तो अच्छा समझ आएगा। पहला कहता है हबल कृत्रिम चंद्रमा के है जिसे 2022 में चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सेकंड, भारतीय गोल्डन गैको IUCN रेड लिस्ट में संकट से मुक्त है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको इनकरेक्ट नहीं बताना, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और तो आंसर आपका सी हो गया 2 और 3, ठीक है। क्योंकि जो हबल है वो नासा का है, ठीक है, चाइना का नहीं है। जो हबल है ना वो एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। कहाँ ये इनटू लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये लार्ज टेलीस्कोप है स्पेस के अंदर, ठीक है। ये 1990 में लॉन्च किया गया था हबल नासा के द्वारा और अभी तक ऑपरेशन में है ये, ठीक है। ये कोई पहला स्पेस टेलीस्कोप नहीं है। और जो है सुपेस है, जो सुपेस है उसे डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और IIT कानपुर के साथ मिलके, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, ये इंटरेक्शन करेगा, इसके ज़रिए जो होगा लोगों से इंटरेक्शन किया जाएगा और जो इससे क्या होगा, जो टाइम की बचत होगी, ठीक है। ह्यूमन का जो इंटरवेंशन होता है हर चीज़ में वो थोड़ा सा कम होगा ताकि जो काम जल्दी से ख़त्म हो सके और मोर ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिलेशन। पहला कहता है द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 empower the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of a dispute between two or more states in relation to water of interstate river or river valley. Second कहता है the decision of tribunal would be final and binding on the parties but party can move to Supreme Court after 6 months. करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में देख ले तो अच्छे समझ आएगा। अंतर्राज्यीय के संबंध में कथन में विचार करें। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। बी कहता है ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा लेकिन पार्टी 6 महीने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है। सही आंसर बताना है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ए है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। देखो जो वाटर डिस्प्यूट की जगह ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है ना वो फाइनल होता है और पार्टीज के ऊपर वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 कंट्रीज मेंबर्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो ये ग्रुप दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया, ये इसलिए आया कि जो आप रिसेंटली आपने कल परसों या एक हफ्ते में देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटीज़ है ना उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कुछ और है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे ये क्वेश्चन क्यों आया है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है कि इसकी बाउंड्रीज बताइए किस चीज़ के साथ शेयर करती है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी है।
लेसोथो एंड स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, ये इसकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इट्स नेबर कंट्रीज कौन कौन से, नाम्बिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ठीक है। और दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी जो अब साउथ अफ्रीका के अंदर है, लैंड लॉक है, ठीक है, लेसोथो है और स्वाजीलैंड है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। पहला कहता है, इट इज़ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड पोर्टल विच इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सेकंड कहता है, अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ conceptualized framework that provides the ability to capture and analyze spatial and geographic data। इनकरेक्ट आंसर बताना हमें, एक बार हिंदी में एक तो और अच्छे से समझ आएगा। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के संबंध में कथन पर विचार करें। यह भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पोर्टल है जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विकसित किया गया है। एक भौगोलिक सूचना प्रणाली एक अवधारणात्मक ढांचा है जो स्थानिक और भौगोलिक डेटा को पकड़ने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। गलत उत्तर बताना हमें, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, नन ऑफ देम, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली में ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो मैं इसका आपको ओवरऑल बता दूं क्या इस सब का क्या मतलब है, ठीक है। जो इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ना, देखिए जो इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ना, एक GISI पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल का काम क्या होगा, इस पोर्टल का काम ये होगा कि आपको एक स्टॉप प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि जो जितने भी आपके जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक ही जगह आपको मिल जाए, ठीक है। और जो आपका IILB है, ये है जो IILB है, उसको क्या किया गया है, उसको किया गया है जो 17 राज्य है ना, 17 राज्यों के साथ 17 राज्यों के जो औद्योगिक आधारित है, जो आपका GIS सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया, उसके साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। ताकि क्या हो कि जो पोर्टल पे ना जो करंट की जो सिचुएशन है और जो अभी की जो सिचुएशन है उसको अपडेट किया जा सके, ठीक है। जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इस पे अपलोड होगी। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जो आपका इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है ना, एक GIS आधारित पोर्टल है जिसमें सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचों से संबंधित सूचनाओं का एक स्टॉप रिपोजिटरी होगा। सारी सुविधा आपको एक ही जगह मिलेगी, जैसे कनेक्टिविटी, इंफ्रा, प्राकृतिक संसाधन और इलाके, प्राकृतिक संसाधन और उसके इलाके, खाली भूखंडों पर प्लांट स्तरीय जानकारी, गतिविधियों की रेखा और संपर्क वितरण, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी। वर्तमान में जो IILB के पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं जो दूर से भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित GIS सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, जोड़ा गया मतलब, ताकि वास्तविक समय के आधार पर पोर्टल का विवरण अपडेट किया जा सके और दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय एकीकरण हासिल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। ही एक्ट एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप which is a link between the Parliament of India and the various parliament of the world. He also acts as the ex-officer chairman of Conference of Presiding Officer of Legislative bodies in the country. He appoints the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. करेक्ट आंसर बताना हमें, एक बार हिंदी में देख लेते और अच्छे से समझ आएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कथन पर विचार करें।
वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो भारत की संसद और दुनिया के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, सारे स्टेटमेंट ठीक है इसके। तो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, उन्हें फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, रूल ऑफ प्रोसीजर का, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा का। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी दोस्तों ये जो टच काम नहीं कर रहा है तो बताता हूँ, आप सुनते रहिए। जो लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी इश्यू को लेकर, ठीक है, तो मतलब डेडलॉक होता है, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग का समन करते हैं। तो वो जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जब वो सिचुएशन टाई की जाती है, जब वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, और उनका डिसीजन फाइनल होता है। और जब क्वालिफिकेशन का मैटर आता है स्पीकर के पास, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर, तो स्पीकर ही उसको देखते हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, और स्पीकर को क्या कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द राइट्स। तो ये थोड़ी सी स्पीकर की जो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको मैच द फ्लोइंग बताना। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व दे रखा है, प्लेस दे रखा है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, वीडियो पॉज करके आंसर दी। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में। नोकर कहाँ है, मेघालय में। मानस कहाँ है, तो आसाम में। और सिम्पलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे प्लेसेस दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहला कहता है इट इज़ स्पेशलाइज्ड बॉडी equipped with the necessary expertise to handle environment dispute involving multidisciplinary issues. Second कहता है the retired judge of Supreme Court और High Court is the chairperson of the NGT. Second कहता है the retired judge of Supreme Court और High Court is the chairperson of the NGT. Third कहता है as per the National Green Tribunal Act. National Green Tribunal is a statutory body established in 2010. करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका, एक बार हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये भविष्यक मुद्दों से जुड़े पर्यावरण विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। सेकंड, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनजीटी के अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। करेक्ट आंसर बताना है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 और 3 ठीक है। तो जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के, तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट नहीं होते, ध्यान रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टेबलाइज किया गया था 18/10/2010 को अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर, उस केसेस को देखने के लिए जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड होंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट को जो हार्म करते होंगे उसके रिलेटेड केसेस देखने होंगे इसे। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है प्रोटेक्शन लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर। ठीक है, क्या है वो गाइडेड बाय ए प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नासा वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और विपर इज़ अ मोबाइल रोबोट। सेकंड, भूमि पंडुका इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोया ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश। एलिफेंट स्टेटस इज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट।
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक बार हिंदी में देखते हो अच्छे से समझ आएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नासा का वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर या वाइपर एक मोबाइल रोबोट है। सेकंड, भूमि पांडुका आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला त्यौहार है। IUCN की रेड लिस्ट में हाथियों की स्थिति संकटग्रस्त है। करेक्ट आंसर बताना है आपको इसमें से। वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। जो नासा का जो वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरर रोवर एक मोबाइल रोबोट है, ठीक है। जो चंद्रमा के जो मून के जो सोलर पोल है वहाँ पे जाके जो आपका जो पानी की जो पानी जो वाटर आइस जो है वो बर्फ़ उसका जो है वो क्लोजअप लेके आएगा, ठीक है। क्लोजअप थोड़ी पास से फ़ोटो लेके आएगा, ठीक है। एक उसको पढ़ लेते हैं। नासा का जो वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर जो है, जिसे हम वाइपर भी कहते हैं, एक मोबाइल रोबोट है, ठीक है। जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर जाकर पानी की बर्फ़ के स्थान और एकाग्रता का एक नज़दीकी चित्र प्राप्त करेगा, ठीक है। क्लोजअप लेगा फ़ोटो से। जो भूमि पांडुरंगा है ना, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कोया ट्राइब्स के साथ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हंटिंग शिकार करा जाता है, ठीक है, मेल हंटर के द्वारा। और जिसका शिकार किया जाता है उसको पूरे गांव के लोगों के बीच में बांटा जाता है, ठीक है। जो इंडियन एलिफेंट है वो इंडेंजर की लिस्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्कूल 1 में और सिटीज़ के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है।